नहीं, जितना लंबा रोमाना जी प्रश्न आपने किया उतना लंबा सुन पाएंगे आप? पहले ये तय कर लीजिए। जवाब दीजिए सर, सुन रही हूँ। क्योंकि आप सुनती तो है नहीं, सुनने के पहले। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि पहले बोले दे, तकलीफ हुआ बेचारे को। बाकी तो भाजपा तो हार गई, यही लोग जीते हैं। देखिए शर्मा जी, तो आपको मुझे मेरे साथ आश्चर्य, मेरा सवाल नहीं हमारा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट आपको है। दोबारा सुनना पड़ेगा सर, आप फिर से कहेंगे ना, सुन लिया लंबा मैंने। सवाल है, पूछिए। आपको खुशी, मुझे नहीं पता आपको सर खुशी कि सरकार तो बंद नहीं, है। आप खुश होइए, 2 रोटी ज्यादा खाइए मैडम। सर रुक जाइए, ऐसी बात मत कीजिए, है ना? अच्छा नहीं लगता है सर, 2 रोटी 3 रोटी आप खुश हो जाइए, आप खुश, आप इस तरीके की बयान मत दीजिए प्लीज। नहीं, आप जिस एजेंडे पे जाना चाहती हैं मैं उस एजेंडे पे नहीं बोलूंगा। मैं किसी एजेंडे पर बात नहीं कर रही सर, और मैं आपके कयासों पर आप जिस बात से आप खुश होना चाह रही हैं, मुझे नहीं उस बताएंगे खुशी में मैं मैं नहीं जाऊंगा। कैसा कैसा फिर मारने का आएगा तू? आप मेरी रोटी तय नहीं मर्यादा करेंगे, पे आप ही मेरे करो। निवाले नहीं गिनेंगे, मैं आपका दिया नहीं खा रही हूँ। शर्मा जी तो आप प्लीज उसी पे खुश स्टे इन योर रहिए। लिमिट्स, ठीक है ना? अपनी मर्यादा में रहिए सर। आप मुझे नहीं बताएंगे कि मैं कितनी रोटी खाऊंगी, ठीक है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जरा मर्यादा में रहकर अपनी बात रखिए। और मैं आपसे कह रही हूँ कि आप यहाँ पर कयास की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ कयास लगाने के लिए नहीं बैठी हुई हूँ। मोहन भागवत ने कयास नहीं लगाया, मैं उनका बयान आपको बता रही हूँ जो उन्होंने दिया है। ये कयास नहीं है, ये कयास नहीं है सर, ठीक है? वहां पर जो संगीत सोम और संजीव बालियान लड़ रहे हैं सर, वो कयास नहीं लगा रहे हैं, वो कोर्ट में चले गए सर। ये कयास आप लगाते होंगे सर। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? आप खुश हो जाइए, कैसी भाषा प्रसन्न हो का जाइए। इस्तेमाल करते हैं के शर्मा? प्रसन्न आपको हो माफी जाइए, मांगनी खुश चाहिए हो इस तरीके जाइए। की भाषा पर। 2 रोटी मैं ज्यादा आप खा बातें लीजिएगा, कह रहे हैं ये कि कौन सी भाजपा भाषा कमजोर हो है? गई है। ये कौन सी भाषा है 2 रोटी नहीं, ज्यादा खा लीजिएगा? ये नहीं, तमीज आप है आपकी कमजोर हो सर? जाइए। आप इस तरीके से बात करेंगे यहाँ पर एक तो एंकर के आप साथ खुश हैं? बैठकर 2 रोटी ज्यादा खा लीजिएगा, ये कहां से लेकर आते हैं आप सिवाय बातें? नेगेटिव के सिवाय कौन सी नेगेटिव, कौन सा कयास? मोहन भागवत ने जो कहा वो नेगेटिव है, जो मोहन भागवत जी ने कहा वो नेगेटिव है, मोहन भागवत जी ने जो कहा वो कयास लगा रहे हैं। आपके पास जवाब नहीं है। नाइस। आप यहाँ पर एंकर को कह रहे हैं रोटियां ज्यादा खा लीजिएगा। मैं हैरान हूं सर, मैं आपके जवाब पर हैरान हूं। और मुझे लगता है आपकी पार्टी को भी ये सुनना चाहिए कि आप किस तरीके का जवाब देते हैं नेशनल टेलीविजन पर बैठकर कि 2 रोटी ज्यादा खा लीजिएगा। ये जवाब है आपका, 2 रोटी ज्यादा खा लीजिएगा। तर्क नहीं है आपके पास जवाब देने के लिए। 2 रोटी ज्यादा खा लीजिएगा। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अच्छा समझ आया? नहीं अपना नजरिया आप मुझ पर थोप रहे हैं। मैं तो यहाँ बैठकर रोज डिबेट करती हूँ सर, और मुझे तो पता है देश कहाँ जा रहा है। आप यहाँ पर विक्टिम कार्ड खेलने के लिए या वो 2 रोटी वाले बयान पर अपने आप को बचाने के लिए जबरदस्ती आप मुझे जो है अलग मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इससे घेरने वाली नहीं हूँ। फिलहाल आपने यहाँ पर जो ये 2 रोटी वाला कमेंट दिया ना, बहुत ही बेहुदा कमेंट है के शर्मा। अगली बार से मेरे शो में अगर आओ तो ये 2 रोटी वाले बयान के लिए मत आना यहाँ पर। आइए सुरेंद्र राजपूत जी को मैं लेकर आऊँ। सुरेंद्र राजपूत जी, ये जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, ये कमजोर होती हुई बीजेपी और इसीलिए सब घेरते हुए बीजेपी को नजर आ रहे हैं क्या? के शर्मा जी को 2 रोटी से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक तो बात रोमाना जी, मुझे चूंकि आपने अपने आप को और अपने सारे उसको बहुत अच्छे से डिफेंड किया, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एक बड़ा पुरानी सी बात याद आ गई, कहते हैं कि सब कुछ हमें खबर है, नसीहत न दीजिए और क्या होंगे हम खराब, जमाना खराब है। बात तो सही है। आज की डेट में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो डिनायल मोड पर हैं, क्योंकि इन्हें मजबूत विपक्ष की आदत नहीं है। 2014 में 44 सीटें थी हमारी, 52 सीटें थी, 19 में थी हमारी। आज की डेट में 100 सीटें हैं, लेकिन आज की डेट में एक मजबूत इंडिया गठबंधन का जो विपक्ष है वो इनको चुनौती देता हुआ दिखाई दे रहा है। और इनका जो अपना गठबंधन है वो फ्रैक्चर्ड हाउस की तरीके से तमाम जगहों पे जो मुद्दों में ये लोग एक मत नहीं हो पा रहे हैं, चाहे आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण की बात हो, चाहे 5 लाख रुपए को क्या नाम कोलेटरल फ्री लोन देने की बात हो, चाहे कब्रिस्तानों को बाउंड्री वॉल बनाने की बात हो, चाहे जाति जनगणना बिहार की बात हो, और चाहे अग्निवीर जैसी समस्या जो क्या नाम जनता दल यूनाइटेड ने भी उठाई है उसकी बात हो, चाहे वो पेपर लीक की बात हो, चाहे वो चीन को लाल लाल आंखें दिखाने की बात हो, और चाहे वो कश्मीर में 4 आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं अभी तक, और प्रधानमंत्री जी आतंकी घटनाओं को छोड़ करके विदेश चले गए हैं। वो सरकारी दौरा में उस पर बात नहीं करता, लेकिन एक अगर बयान देकर के जाते तो बहुत बेहतर होता। मैं इससे ज्यादा विदेश नीति पे नहीं कहता। अरे देवा, ये गड़बड़े बाबा। जल्दी से सुरेंद्र राजपूत का रुख करते हैं। सुरेंद्र जी, आप ब्रेक पर जाने से पहले कुछ जोड़ना चाह रहे थे, प्लीज जल्दी आइए सर। क्या दिखा रहे हैं सर, बता दीजिए जरा, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ अनइंटरप्टेड 30 सेकंड आप मुझे दीजिए। मैं ये बताता हूं कि जो इन्होंने अभी कहा हमारे मित्र ने कि आरक्षण को बदलने का, आरक्षण को खत्म करने की साजिश नहीं, सच है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज ही एक वो जारी किया है कि समूह ख और समूह ग की सारी भर्तियां संविदा में होंगी। अगर संविदा में होती है तो उसमें कोई आरक्षण लगता ही नहीं है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण लगता है, संविदा में लगता नहीं। नंबर 1। बेशर्मो शर्म करो शर्म। नंबर 2, आपने कहा शिंदे साहब के आदमी ने अभी कहा, हेगड़े साहब ने कि ऐसे कर के बम नीचे रख रहे थे उद्धव ठाकरे जी, 100 करोड़ रुपए वसूल रहे थे। शिंदे साहब भी उसी मंत्रिमंडल में थे। मंत्रिमंडल में सामूहिक जिम्मेवारी होती है, तो शिंदे साहब के ऊपर ये आरोप जरूर लगना चाहिए और उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या अंबानी के घर नीचे बम उन्होंने रखा था या 100 करोड़ की वसूली उन्होंने की थी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जो उन्होंने उद्धव के सही है, जी, सही है। और नहीं बिल्कुल, और देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, एनआईए लगनी चाहिए। और एक अभी जो इन्होंने कहा आदरणीय के शर्मा जी ने, तो एक शेर इन्होंने हम कह देते हैं कि अपनों से कहा तुमने, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, अपनों से कहा होता, अपनों से सुना होता। अगर संघ की बात इन लोगों ने सुनी होती तो आज की डेट में संघ ऑर्गेनाइजर के जरिए आपको नसीहत नहीं दे रहा होता, क्योंकि आपने देश के मुद्दों की जगह पे मोदी को प्रमोट किया। मैं फिर से के शर्मा जी को कह रहा हूं, यह सलाह है, ले लीजिए।
मुद्दों की जगह आप मोदी को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। मोदी खत्म हो जाएंगे, मुद्दे खत्म नहीं होंगे। मुद्दों पर बात कीजिए के शर्मा जी। और देश के मुद्दे अग्निवीर है। देश का मुद्दा महंगाई है, देश का मुद्दा चीन की समस्या है, देश का मुद्दा कश्मीर का आतंकवाद है, देश का मुद्दा कश्मीर का चुनाव है, कश्मीर का स्टेटहुड है देश का मुद्दा। और देश के मुद्दे जो लोग चाहते हैं कि आप दल बदल न कराएं लोगों से, जिस तरीके की दल बदल लोग पसंद नहीं करते हैं। मैं जल्दी से जवाब देता हूं। शर्मा जी आप देखिए, के प्रति लोगों की भावनाएं सर विश्व की बात में बात कर लेंगे, ठीक है। अभी हम देश की सियासत की बात कर रहे हैं मैं सर। और यहाँ सवाल ये है कि मणिपुर पर मोहन भागवत मोदी सरकार को आईना दिखाने के काम क्यों कर रहे हैं। यहाँ सवाल यह है कि आरएसएस का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर वो बीजेपी से लेकर अजीत पवार तक एक के बाद एक रोजाना लेख छापकर क्या संदेश देना चाहता है। साथ ही जो है एनडीए के शिंदे साहब वो 400 पार वाले बयान को हार के लिए जिम्मेदार बना रहे हैं। बस हवा निकल गई। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेता हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर जिनकी पहचान रही, वो मीडिया के सामने आकर भीतर की लड़ाई जो है वो कैमरों पर लड़ रहे हैं। ऐसे में सुरेंद्र राजपूत ये नौबत क्यों आई। सबसे पहली बात तो स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा कि उन्हें संघ की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए, दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है इससे ज्यादा, किसी भी बात से ज्यादा, कि संगीत सोम और संजीव बालियान आपस में एक दूसरे के ऊपर इतने अनाचार, कदाचार और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और अभी तक नरेंद्र मोदी जी की ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स वहां नहीं पहुंची है, क्योंकि विदेशी एवरीबॉडी सबके सब चोर हैं साले। जमीन खरीदने की बात है, ऑस्ट्रेलिया में भी जमीन खरीदने की बात उन्होंने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया। कितनी सत्यता है मैं नहीं जानता, तो एनआईए का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनाव के बाद मुद्दों में घिरी है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2014 के बाद सिर्फ मोदी 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 होता था, 19 के बाद भी मोदी मोदी मोदी, अब 2024 के बाद सिर्फ और सिर्फ मुद्दे 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 हो रहे हैं। अग्निवीर जैसी समस्या, आप बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई, चीन की समस्या, इन सारे मुद्दों में लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमेशा, जो कभी भगवान श्री राम के नाम के पीछे छुप जाती थी और अपने आप को कहती थी कि साहब हमने अयोध्या का ये कर दिया, अयोध्या ने उनको हरा दिया आपके सामने। अयोध्या से लेकर के राम गमन वन पथ जो है लगातार, चाहे वहां अयोध्या हो, चाहे अकबरपुर हो, चाहे सुल्तानपुर हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, चाहे कौसाम्बी हो, चाहे इलाहाबाद हो, और उसके बाद चाहे रॉबर्ट्सगंज हो, गंगा पार करने के बाद सारी सीटें राम गमन वन पथ पर भारतीय जनता पार्टी हारी है। क्यों? क्योंकि वहां के गांव के बच्चों को रोजगार नहीं मिले, वहां के किसानों को जो है फसल का उनका उचित मूल्य नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी में भी जो राजनीतिक नेतृत्व है, जो डेमोक्रेटिक नेतृत्व है, उसे भी तो जवाब चाहिए, उसे भी तो जनता को जवाब देना है। अब मैं सिर्फ के शर्मा जी से एक ही बात आखिरी पूछना चाहता हूं कि शर्मा जी, संजीव बालियान और संगीत सोम के घर ईडी जाएगी या नहीं जाएगी, या सिर्फ विपक्षी नेताओं के? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और 400 पार वाला जो नारा है वो बीजेपी की तरफ से दिया गया था, तो जब आप लोगों की तरफ से 400 पार वाले नारे को लेकर कि उस पर भरोसा नहीं कर पाया या उसको विपक्ष बुना ले गया, तो कहीं ना कहीं ठीकरा जो है वो बीजेपी पर फोड़ने की कोशिश की गई है सर, ये साफ तौर पर नजर आता है। अब यहाँ पर बैठकर आप कुछ भी कहिए, मनोज काका आई। अच्छा समझ आया? नहीं। आप किस तरीके से देख रहे हैं 24 के नतीजों के बाद देश की सियासत को? देखिए 24 के जो नतीजे आए हैं, जो परिणाम आए हैं, उसको हम लोग उसी तरह से देख रहे हैं जिस तरह से आप जैसे जनवादी पत्रकार और पूरा देश देख रहा। पूरा देश कम से कम ये देख रहा है कि जो डबल इंजन की सरकार होती थी, नरेंद्र मोदी जी जहां जाते थे और ये भाषण देते थे कि डबल इंजन की सरकार में, तो उस डबल इंजन में एक मुख्यमंत्री होता था और एक प्रधानमंत्री होते थे जिनका हर वादा चुनाव बाद जुमला हो जाता। अब उस डबल इंजन में सबसे बड़ा परिवर्तन यह आया है कि अब उस डबल इंजन में प्रधानमंत्री की सरकारें नहीं है, उसमें नीतीश कुमार हैं और चंद्रबाबू नायडू साहब हैं। अब वो डबल इंजन खींच रहे हैं और पीछे जो सबसे डबल इंजन होने का जिसमें अहंकार था, दंभ था, जिसमें झूठा अहंकार था, वो कम से कम ध्वस्त हो गया। कम से कम लोग बुनियादी सवालों पर बात करने लगे हैं। कम से कम जो पीडीए राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी की जो पीडीए की अवधारणा थी कि दलित, वंचित और शोषित जो समाज है, जिसको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से हाशिए पे रखा गया है, उसको कैसे, उसकी हर तरह के संस्थान में, सरकार में भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो जाए, इस पर कम से कम बात होने लगी है। तो यही बड़ा चेंज आया। जो प्रधानमंत्री अपने फ्रेम में अपने सहयोगियों तक को नहीं आने देते थे, उनकी सुरक्षा के लोग उनके फ्रेम में आने से बेचारे डरते थे, वो प्रधानमंत्री कम से कम लोगों को गले लगा रहे हैं। तो इस तरह का अगर इस तरह का अहंकारी इकबाल अगर ध्वस्त हुआ है, तो सबसे बड़ा परिवर्तन तो यही आया है। कम से कम अब मैं समझता हूं, हम लोग मानते हैं समाजवादी लोग कि अब कम से कम जो पत्रकार नमक रोटी वाला या कोई पत्रकार किसी तरह के व्यभिचारियों के दुराचार की खबर दिखाएंगे, तो अब हो सकता है कि सरकार अब जेल न भेजे। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता साथी हैं, उनके बच्चे कम से कम उनकी सरकार में हम नौकरी पा जाए। हालांकि पहले तो दूसरी सरकार में नौकरी पाते हैं। हम लोग तो यही चाह रहे हैं कि इसी तरह का बदलाव आए और लोकतंत्र, मैं खत्म कर रहा हूं रोमाना जी, सुनिए तो, लोकतंत्र इसलिए नहीं है कि किसी एक व्यक्ति की तानाशाही चले, बल्कि पूज्य गांधी ने कहा कि लोकतंत्र सिर्फ के 20 लोगों द्वारा नहीं, बल्कि गांव, गरीब और किसान और गलियों से निकले हुए लोगों के विचारधारा से चलाया जाना चाहिए, और हम समाजवादी लोग उसी के पक्ष में। क्या सीन है, वह क्या सीन है। अच्छा समझ आया? नहीं।